जब इंसान किसी मजबूरी में होता है, मुसीबत में होता है, तो वहाँ जाकर खून का कलर नहीं ढूंढता। नशा मुक्त बागेश्वर बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो उसके व्यक्तित्व को जाने बिना उसके व्यक्तित्व की चर्चा लोगों के बीच में करते हैं कि बसंत कुमार जी तो ऐसे आदमी हैं। 7 डॉक्टरों का एक साथ तबादला करा दिया गया, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। सदन में जो है हड़ताल कर दूंगा, धरने पे बैठ जाऊंगा, ये बोला था और उन्होंने आज तक नहीं किया। उस क्षेत्र के लोगों के रोजगार का वो बहुत बेहतरीन साधन है। लोग यहाँ पर अपने घर के अंदर काम करके, घर के नज़दीक काम करके उस कारोबार से अपने बच्चों को पाल सकते थे। हमने उन पारंपरिक व्यवसायों के ऊपर कोई ध्यान देने का काम सरकारों ने आज तक नहीं किया। आज की जो इस प्रेस का मुख्य उद्देश्य ये है कि चुनावी समर चल रहा है और इस चुनाव में जो दिग्गज पार्टी कहिए बड़ी प्रभावशाली रूप से और अलग अलग तरीक़ों से, क्योंकि मैं बचना चाहता हूं उन सब चीज़ों से जो मेरे विषय में अब उनके पास रास्ता कुछ नहीं है। रास्ता केवल ये है कि बसंत कुमार के विषय में कुछ गलतफहमियां पैदा करवाई जाए, बसंत कुमार को डिफेम किया जाए, या बसंत कुमार का व्यक्तिगत नेचर, उसका व्यक्तित्व कैसा है, ये बताने का प्रयास जगह जगह पर किया जा रहा है। और बसंत कुमार का व्यक्तित्व कैसा है, इस टीवी स्क्रीन के जो आपका न्यूज़ चैनल जो भी प्रदर्शन का तरीका रहता है मीडिया के माध्यम से, मेरा व्यक्तित्व इससे भी दिखता रहा है, सबने देखा है। मैं बागेश्वर विधानसभा की जनता से, उत्तराखंड की संभ्रांत जनता से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा व्यक्तित्व मानवतावादी है, इंसानियत का है, भाईचारे का है। मैं जाति, धर्म, संप्रदाय पर किसी प्रकार से राजनीति नहीं करता हूँ। मैं मानवता, इंसानियत और भाईचारे को मानने वाला व्यक्ति हूँ। और इसके अलावा अब मंदिरों का सहारा भी भारतीय जनता पार्टी, धार्मिक संस्थानों का सहारा भी अपने राजनीतिक फायदे के लिए करने का पहले से प्रयास करती है। अब धीरे धीरे मतलब इतने स्तर पर उनका आज की डेट में राजनीतिक वो सीमित दायरा बन चुका है कि अब बागेश्वर विधानसभा के अंतर्गत जो धार्मिक संस्थान हैं उन पर भी शायद वह कल के दिन कोई मेरे विषय में उल्टी सीधी बयानबाजियां करने लग जाए और हमेशा उन चीज़ों का सहारा लेने लग जाए। उससे पहले मैं अपना व्यक्तिगत जो मेरी मंशा है, मेरी सोच है, और मैं शासन सत्ता पर पहुंचकर भी और आने वाले समय में भी मैं क्या कहना चाहता हूं वो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। क्योंकि बागेश्वर एक धर्म नगरी है, बाबा बागनाथ की नगरी है, और बाबा बागनाथ की नगरी में मैं बाबा बागनाथ के प्रांगण में हमेशा नतमस्तक होकर आगे के मैंने कार्य प्रारंभ किए हैं। और मैं बागेश्वर की इस विधानसभा उपचुनाव के दरमियान आप लोगों के बीच में ये सब बातें रखना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को धर्म की सबसे बड़ी ठेकेदार और धर्म की सबसे बड़ी नुमाइंदगी करने वाली पार्टी बताती है। मैं बागेश्वर में मैंने देखा, मैं परसों तो ये इसलिए प्रेस बुलाने का मेरा अभी अपने सामने वो आया कि मैंने कहा प्रेस में कम से कम इन बातों को रखा जाए। मैंने देखा बरसात के दिनों में वहाँ पर जो हमारे पुजारी लोग हैं वो बेचारे बाहर से बैठकर भीगते हुए किसी का वहाँ पर जो पूजा पाठ होता है वो कर्मकांड क्रिया वृत्ति कार्य जो है उसको वो कर रहे थे। क्योंकि मुझे बहुत सारी शुद्ध लैंग्वेज इसमें आती नहीं उनकी, तो वृत्ति कार्य वो कर रहे थे तो वो भीगते हुए मुझे दिखे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी मांग है और मैं सदन में पहुँचूँगा तो इस मांग को बहुत जल्दी पूरा भी करूँगा कि करवाऊँगा सरकार से कि भाई ये होना चाहिए। क्योंकि हम उस मंदिर का सौंदर्यीकरण चाहते हैं और बागनाथ मंदिर जो हमारी पुरातत्व की धरोहर है उसको बृहद रूप से उत्तराखंड के काशी के रूप में प्रतिस्थापित किया जाए, ऐसी हमारी सोच है। और
बाबा बागनाथ के उस मंदिर में जो पुजारी काम करते हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, वो पूजा पाठ करने वाले उन लोगों के लिए ऊपर से कम उनके बैठने की व्यवस्थाएं उन जगहों पर जहां पर भी वो पूजा पाठ कर सकें, ऐसी व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए। ऐसी मेरी मांग सरकार से है और मैं आने वाले समय में इस बात के लिए लड़ूंगा भी। ये कि बागनाथ के लिए है, बैजनाथ? देखिए, बैजनाथ के लिए भी और बागनाथ के लिए भी, और माँ चंडिका के मंदिर में तो थोड़ा बहुत मुझे दिखा हुआ है कि भाई इस तरीके से आप थोड़ा सौंदर्यीकरण, हाँ, माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी द्वारा शायद कुछ करवाया गया है। लेकिन इन नीचे के जो यहाँ पर त्रिवेणी घाट में जो मंदिर है हमारा बाबा बागनाथ का और बैजनाथ का जो मंदिर है, वहाँ पर इन चीज़ों की मांग हम रखते हैं सरकार से। इसके अलावा जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं खराब है, आ रहा है, करंट आ रहा है उसमें। देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मैंने अभी की जो प्रेस बुलाई पर्टिकुलर पॉइंट पे बुलाई, फिर भी मैं, आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैं इनका भी जवाब देना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि चुनाव से पूर्व बागेश्वर की त्रस्त जनता, जिन्होंने बागेश्वर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का अवैध रूप से 4 बार के विधायक चंदन राम दास जी को बनाने का काम किया, उस विधानसभा के उपचुनाव से शीघ्र पूर्व भारतीय जनता पार्टी की संवेदनहीन सरकार द्वारा 7 डॉक्टरों का एक साथ तबादला करा दिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। इससे बड़ी संवेदनहीन सरकार किसी की नहीं हो सकती है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में सड़क से लेकर सदन तक की अगर मेरी लड़ाई रहेगी तो वह जिला अस्पताल में, मेरी मां का खुद ब्रेन हेमरेज बागेश्वर में हुआ था, और जब ब्रेन हेमरेज हुआ था सीटी स्कैन करके ये पता करने के लिए व्यवस्था नहीं थी कि सीटी स्कैन करके तुरंत ये पता लगाया जा सके कि इनका ब्रेन हेमरेज हो गया और संबंधित ट्रीटमेंट, उनको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जा सके, ऐसी व्यवस्था बागेश्वर में नहीं थी। ये तो मेरे दिल का दर्द है। मैंने अपनी माँ का ब्रेन हेमरेज होकर एडमिट करके यहाँ से एयरलिफ्ट करके हल्द्वानी ले जाकर तब जाके मैंने दिल्ली नोएडा में अपनी माँ का इलाज कराया है। अगर मेरे जैसे आदमी को तो चलो थोड़ा बहुत हमने अपने संसाधनों से संघर्ष करके कुछ कमा के रखा हुआ था, वो खर्च कर लिया, लेकिन एक गरीब आदमी के बस की बात नहीं है अगर उसके साथ ऐसी घटना हो जाए। तो जिला अस्पताल की तो पूरी जो दुर्दशा है वो आपके सामने है, और बहुत सारी चीज़ों को आंकड़ों के साथ बता देने से कुछ नहीं है। हमको बहुत बेहतरीन और जो सुविधाएं हम जो है हल्द्वानी या दिल्ली से मेडिकल के ले रहे हैं, वो सुविधाएं हमें बागेश्वर में प्राप्त होनी चाहिए। वो मेडिकल डिपार्टमेंट के जो रिसर्चर हैं, जो मेडिकल डिपार्टमेंट के जो टेक्निकल हैं, वो हमें बताएंगे कि कौन कौन सी बेहतर से बेहतर मशीनें बागेश्वर जिला अस्पताल के अंदर स्थापित किए जा सकते हैं। तो चंदन दास जी का इलाज नहीं हुआ वहाँ। हाँ, ये एक बड़ी बात है। दूसरा एक मुद्दा और है, हाँ, सीवर लाइन यहाँ पर हमेशा चुनावी मुद्दा बनी है। देखिए, उस पर अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए, ये सीवर लाइन है बागेश्वर का मंडल सेरे का जल भराव की समस्या है। मंडल सेरा है, कठायत बाड़ा है। ये अगर मैं विधानसभा में चुनकर जाता हूं तो ये मेरी प्राथमिकताएं हैं पूरे तरीके से। और सवाल अगर ये खड़ा किया जाता है कि भाई आप सत्ता में न होके कैसे, विपक्ष से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। जनता की आवाज़ उठाकर अगर मैं मुखातिब होकर, जो रोड से बोल सकता है, अगर वो सदन से बोलेगा तो उसकी आवाज़ सुननी पड़ेगी सरकार को, बहरी सरकार को भी चेताने का काम हम लोग कर सकते हैं। अरे कल आप खराईपट्टी क्षेत्र में थे। खराईपट्टी एक समृद्धशाली क्षेत्र हुआ करता था, कभी तांबे के रूप में, कभी मैग्नेसाइट के रूप में। आज उसकी स्थिति खराब है, वहाँ बहुत गरीबी है, बहुत गांव में स्थितियाँ ठीक नहीं है। शिल्प उन्नयन वाला जो कार्यक्रम है वो तांबे का, वो भी लगभग मृतप्राय स्थिति में है। तो क्या ऐसा कोई योजना आपके पास है जो बंद होने की स्थिति में? पारंपरिक जो व्यवसाय हैं, उन पारंपरिक व्यवसायों को पूरे तरीके से अगर हम यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर अपने घर के अंदर काम करके, घर के नज़दीक काम करके उस कारोबार से अपने बच्चों को पाल सकते थे, हमने उन पारंपरिक व्यवसायों के ऊपर कोई ध्यान देने का काम सरकारों ने आज तक नहीं किया है। और मैं चाहता हूं कि जो खरई क्षेत्र में जो ताम्र का काम करने वाले माननीय पूर्व विधायक राम प्रसाद टमटा जी द्वारा भी, वो मंत्री भी रहे, तो उनके द्वारा जो है वहाँ पर एक ताम्र उद्योग के लिए शुरुआत भी की गई थी, लेकिन वो शायद अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाया। मैं समझता हूं कि सरकार के द्वारा स्थिरता रखी गई होगी और पर्याप्त रूप से उनको सपोर्ट नहीं किया गया होगा आर्थिक रूप से,
तो इस वजह से शायद वो काम नहीं हो पाया। हम समझते हैं कि तांबा तो हमारे लिए इतना शुद्ध धातु है जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है। पहले से खरई के जो ताम्रकार थे उन लोगों के द्वारा बनाए गए जो पूजा के बर्तन तांबे के या फिर अन्य प्रकार के घरेलू बर्तन जगह जगह जाकर हम घरों में वही गागरे यूज करते थे, वही परात किया करते थे। आपने भी देखा होगा बचपन में मम्मी पापा लोग जब खरीद के लाते थे, बारातों में शादियों में हम लोग इस्तेमाल करते थे। तो आज उनका वो पारंपरिक व्यवसाय पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है, छीन लिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर जो है पुनः पहल की जानी चाहिए और बेहतर तरीके से उनके व्यवसाय को स्थापित करने के लिए वहाँ पर उस तरीके के इकाइयाँ जो हैं गठित की जानी चाहिए। कुमार जी, एक सवाल यह है कि मतलब आप पिछले 3 चुनाव यहाँ पे लड़ चुके हैं बागेश्वर में, तो युवाओं का कहना है कि बसंत जी जो है युवाओं को शराब नहीं पिलाते। ये मैंने कई जगह सुना। तो क्या बागेश्वर में पिछले कई वर्षों से जो है नशा बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है? क्या आप इस पर जब अगर आप विधायक बनेंगे क्या इससे आपका ये मुख्य प्राथमिकता रहेगी बागेश्वर को नशा मुक्त करने में? देखिए, ये बहुत जेन्युइन सवाल आपने पूछा। मैं 3 बार चुनाव लड़ चुका हूँ और भारतीय जनता पार्टी या फिर विपक्षी दल जो भी रहे हों तत्समय हमारे बीच में, क्योंकि चुनाव में शायद इस तरीके का रहता होगा कि प्रत्याशी को टारगेट किया जाता है, तो मेरे विषय में भी ये चर्चाएं लोग फैला देते थे कि यार नहीं, धन बल का प्रयोग करते हैं, शराब बल का प्रयोग करते हैं। मैं एक सच्चाई इस मीडिया के माध्यम से आज बता देना चाहता हूँ। मेरे को पिछले चुनाव में जो 16,000 वोट पड़े, वो 16,000 वोटों में से सारे लोगों के दिलों में राज करता हूं मैं। आज भी वो लोग मेरे को उसी तरीके से प्यार करते हैं, जबकि मैं विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ रहा हूं, आपको मैं बता दूं। और सवाल मेरा भी है, 1 मिनट में इसका जवाब दे दूंगा। विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ रहा हूं और मैं जिस टाइम पे चंदन राम दास जी ने ये कहा था कि मैं विधायक बनते ही, 2017 की बात थी, विधायक बनते ही मैं शराब के दुकानों के लिए मैं सदन में जो है हड़ताल कर दूंगा, धरने पे बैठ जाऊंगा, ये बोला था और उन्होंने आज तक नहीं किया। और मैं चाहता हूं, हमने उस टाइम पे मुद्दा भी उठाया कि भाई आपने ऐसा बोला था। दूसरे वाले चुनाव में हमने उनके मैनिफेस्टो को, उनके जो घोषणा पत्र को निकाल कर, अपील को निकाल कर हमने उसमें से वो पॉइंट निकाल के लोगों को बताया भी था कि ये ऐसा कहते हैं। उत्तराखंड नशा मुक्त बागेश्वर बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग इस तरीके से अपने नौजवान पीढ़ियों को बिगाड़ नहीं सकते। और मैं आपको एक सच्चाई और बताऊं कि डिग्री कॉलेज के मेरे समय पर, जिस टाइम मैंने डिग्री कॉलेज के चुनाव के अंदर एंट्री की थी 2017 में, कुछ सत्र से पहले 15-16 में, और वहाँ के लड़कों को मोटिवेट करना शुरू किया था, तो डिग्री कॉलेज के काफ़ी बच्चों को मोटिवेट करके एक बहुत बड़ी टीम हमने बनाई और उसमें से NSUI और ABVP के उसको अलग करके, अलग से जो है संगठन बना के भी डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष जिताने का काम हम लोगों ने किया है। ये खाली कुर्सियों पर बड़ा एक मुद्दा निकल के आ रहा है, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? खाली कुर्सियां तो कोई किसी की भी खींच सकता है। वो या तो आप ऐसा करो, प्रोग्राम शुरू होने से पहले खींच लो या प्रोग्राम खत्म होने समय खींच लो, ठीक है। तो खाली कुर्सियां कोई किसी के भी खींच सकता है, लेकिन सभा में था ना सर वो, लेकिन जन सैलाब जो उमड़ा है, मेरे बसंत कुमार के पेज के अंदर घुस जाइए जिनको नहीं देखा है, और उस जन सैलाब में कम से कम बागेश्वर में इन्होंने तो सारे अलग अलग जिलों से, अलग अलग विधानसभाओं से लोग इकट्ठे किए और तब जाके इन्होंने क्या कहते हैं, नुमाइश खेत में लोग ला पाए। मेरे केवल बागेश्वर विधानसभा के स्नेही थे, प्रेमी थे, जो लोग घर से भूखा रहकर गए हैं और उन लोगों को बड़ी मुसीबतों के साथ आए हैं और रोडों में जन सैलाब दिखा है और कुर्सियां भी पूरी भरी हुई थी। और लास्ट में जब लोग जाने लगे, और चूंकि मैं बताऊं, अध्यक्ष जी का भाषण और कैंडिडेट का भाषण इनके वहाँ भी ऐसे होता होगा, अगर ये सीक्वेंस से चलते होंगे तो वो लास्ट में होता है। तो वह एक कारण तो ये था। दूसरा कारण, जहाँ पर की कुर्सियाँ दिखाई गई है वहाँ पर चूँकि धूप लग रही थी बहुत तेज, तो वहाँ से लोग पेड़ की छाया में नीचे बैठ चुके थे, ज़मीन पे बैठे हुए थे भले ही, लेकिन जो है कुर्सियाँ उन्होंने वहाँ छोड़ रखी थी क्योंकि धूप लग रही थी वहाँ। आपके प्रति कुछ दुष्प्रचार समाज में कुछ विपक्षी द्वारा किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, अब जो है भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के हथकंडों को इस्तेमाल कर रही है जो जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर लोगों को भड़काया जा सकता है। बसंत कुमार के विषय में वो उसके व्यक्तित्व को जाने बिना उसके व्यक्तित्व की चर्चा लोगों के बीच में करते हैं कि बसंत कुमार जी तो ऐसे आदमी हैं। बसंत कुमार जी हर जाति धर्म संप्रदाय का सम्मान करते हैं और
समाज में किसी भी प्रकार से, मैं मानवता, इंसानियत और भाईचारे को मानने वाला इंसान हूँ। मैं लोगों के दिलों में राज करता हूँ। बसंत कुमार में आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए कि अगर मैं बसंत कुमार में अगर इतनी सी कमी होती तो क्या बागेश्वर विधानसभा का तीसरा विकल्प बसंत कुमार होता? ये सवाल उत्पन्न होता है और इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। बसंत कुमार को सिर्फ इंसानियत, मानवता और भाईचारे से मतलब है। मैं खून के कलरों पर विश्वास नहीं करता, मुझे खून के एक कलर का मतलब पता है। और ब्लड बैंक में जाकर जब इंसान किसी मजबूरी में होता है, मुसीबत में होता है, तो वहाँ जाकर खून का कलर नहीं ढूंढता, ना ही खून जाति के आधार पर ब्लड बैंक में खून की बोतल ढूंढी जाती है। मैं समझता हूँ कि हर ग्रुप के ब्लड के ग्रुप हर इंसान के, हर समाज के लोगों के अंदर होते हैं। खाना सब एक जैसा खाते हैं, पानी सब एक जैसा पीते हैं। चाहे धार्मिक संस्थानों की अगर बात आ जाए, वहाँ पर भी वह किसी तरीके से बसंत कुमार को बुरा ठहराने की कोशिश करते हैं। इस तरीके के अनर्गल बयानबाजियाँ मैं सुन रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से भी मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सर्वधर्म समभाव की भावना से काम करने वाला इंसान हूँ। हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय का व्यक्ति मेरे लिए इंसान है, मेरा भाई है। मैं केवल प्रेम का सिद्धांत जानता हूँ, मैं केवल प्यार जताना जानता हूँ। मैंने एक सेंटेंस बोला है हर मंच से चुनाव में कि मैं बागेश्वर की 1,27,000 जनसंख्या के दिलों में राज करना चाहता हूं। तो मीन्स उसमें भारतीय जनता पार्टी के वह सारे लोग आ जाते हैं जो उनके पदाधिकारी हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का परिवार भी आ जाता है। मैं उनके दिलों में भी एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह, एक सहयोगी की तरह, एक परिवार के सदस्य की तरह मैं उनके दिलों में भी राज करना चाहता हूं। मेरे को केवल प्रेम का सूत्र आता है, बाकी नफरत फैलाना मैं जानता नहीं हूं। और मंदिरों के कल्याण के लिए आप बता रहे थे कि मंदिरों के कल्याण के लिए आपने कुछ योजना बनाई। देखिए, मंदिरों के कल्याण की जहां बात है, मैं जो पुजारी यहाँ पर जो है मंदिरों में, मैं ये कल्याण की बात क्यों आती है मेरे दिमाग में, मैंने वो बरसात के टाइम है, बरसात के दिन है, मैं चूँकि मॉर्निंग वॉक पे भी निकलता हूँ, कई बार 7, 8, 9 भी बज जाते हैं मुझे घूमते घूमते, तो वहाँ पर मैंने देखा कि पुजारी जो है वो खुले में भीगते हुए पूजा पाठ कर रहे थे। तो उनके अगर सरकार में थोड़ा सा धार्मिक प्रेम हो और उनके अंदर थोड़ा सा धर्म के प्रति सद्भावना, संभाव उनके अगर अंदर है, तो उनके द्वारा वहाँ पर उनके बैठने की व्यवस्थाएं कर दी जाए तो बेहतर होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, और कल आप हरीपट्टी क्षेत्र में थे, वहाँ एक समृद्ध क्षेत्र रहा है खासकर तांबे और मैग्नेसाइट को लेके, तो उसके आज स्थिति उसकी खराब है क्या? देखिए, बागेश्वर विधानसभा के अंदर ले देकर एक इंडस्ट्री है, और जो इंडस्ट्री मैग्नेसाइट की इंडस्ट्री, मैग्नेसाइट जो है एक मल्टीपर्पज़ मिनरल के रूप में जाना जाता है, और उस पर बहुत सारे लोगों का रोजगार और सरकार का उसमें हिस्सा भी है। ऐसा नहीं है कि वो किसी प्राइवेट आदमी की फैक्ट्री है, सरकार का उसमें हिस्सा भी है। सरकार के नुमाइंदों द्वारा, सरकार के द्वारा उस पर बेहतर तरीके से ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि खरई क्षेत्र के, उस क्षेत्र के लोगों के रोजगार का वो बहुत बेहतरीन साधन है। इसके अलावा अगर ताम्र की बात की जाए, लेड की बात की जाए, लेड की एक खान यहाँ पर जो है आपके सीसा खानी में थी, लेकिन वो खान आज की डेट में बंद कर दी गई। और उसके अलावा ताम्र की बात की जाए तो खरई क्षेत्र तांबे के नाम से ही जाना जाता है। ताम्र के आभूषण बनाने के नाम से, बर्तन बनाने के नाम से, दूसरे हर प्रकार के जो उसके सामान बनते हैं उससे जाना जाता है। वहाँ के लोगों का जो हस्तशिल्प का कारोबार है उसको पुनर्स्थापित किए जाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए।